आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को, और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई, और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा किस चीज पे विशेष ध्यान रहेगा विनीश इस समय हरियाणा को लेकर? खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए और एक उम्मीदवार भी, औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पहले पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ना तो आला कमान हूँ, ना मैं हाई कमान हूँ। मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। बाकी पार्टी डिसाइड करती है, और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन का। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है, और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्रदेवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है। और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सर माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए, और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। करनाल के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं करनाल के लोगों से अपील करती हूँ कि आज सभी ने अपनी वोट का जो अधिकार हमारे संविधान में हमें दिया है, हर कोई अपनी वोट का अधिकार इस्तेमाल करे। और आज बाजार की छुट्टी नहीं है, सरकार ने छुट्टी नहीं की है। दुकानदार भाइयों से अपील करती हूँ, कृपया आज अपनी दुकानें बंद रखें कि भाई आप भी वोट डाल सके, आपके जो एम्प्लॉयज है वो भी जाकर वोट डाल सके। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, अगर आप विकास करना चाहते हैं और कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को वोट दें। किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है। ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है। ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है। मतदान का अधिकार सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सब आएं और अपना सब वोट डालें। सर, किन मुद्दों को लेकर के जनता को वोट करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी दूर करने के लिए, मान सम्मान के लिए, और बिजली पानी जो मूल सुविधाएं उनके लिए। सर, क्या कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 90 विधानसभाओं के चुनाव है, किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। इस प्रकार से लोगों को कहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो चुनाव में अंदर पहुंच सके? नहीं, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से ही करने की चीज़ है। इसमें अगर इसमें तो सहज तरीके से, सहजता से, शांतिपूर्ण तरीके से करने की चीज़ है मतदान तो, क्योंकि ये देश बनाने का काम कर रहे हैं इसमें। 24 का चक्रव्यूह न्यूज 18 की महा कवरेज लगातार जारी है। आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर। 90 विधानसभा सीटें और 90 न्यूज 18 के रिपोर्टर जो आप तक सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो मतदान फीसद हुआ है उसको लेकर भी आपको बार बार हम अपडेट कर रहे हैं। करीब 30% मतदान अभी तक हो चुका है। 12 बजे तक का यह आंकड़ा हमारे पास अभी तक आया है। लेकिन पिछला आंकड़ा क्या था, मेरे सहयोगी विशाल आपको मैजिक वॉल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। विशाल, आप बताएं कि 2019 विधानसभा चुनाव में हरियाणा का आंकड़ा क्या
कह रहा था। बिल्कुल सुदेश, आज जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आ रहा है उससे लगातार ये जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर पिछली बार जब चुनाव हुआ था यानी 2019 में, तो उस चुनाव में कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई थी और किसको कितनी सीटें गई थी। ये देखिए, मैं इस वक्त आपको यहां दिखाना चाहता हूं, ये हमारा मैजिक वॉल, इसमें ये आपको बताएंगे कि 2019 में जब वोटिंग हुई थी तो 2019 की वोटिंग में क्या डेटा आया था। देखिए, अभी 2024 का चुनाव चल रहा है, इसके ठीक पहले 5 साल पहले 2019 की वोटिंग का डेटा है। अब देखिए, जो पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, याद रखिएगा जेजेपी 2019 में नई रेवली पार्टी थी और नई रेवली पार्टी, उसके बाद अदर्स में है आईआरएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी। मोटे तौर पर ये पार्टियां जो इस बार भी चुनावी मैदान में है, हालांकि इस बार जेजेपी का गठबंधन है, आईआरएलडी का भी गठबंधन है। तो आप देखिए, बीजेपी जो है सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी थी 2019 के चुनाव में, और जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी सबसे ज्यादा था, यानी कि सीटें मिली थी बीजेपी को 40 और वोटिंग परसेंटेज था 37.64%। हालांकि ये मैजिक फिगर से बीजेपी पीछे रह गई थी, क्योंकि 90 का आंकड़ा है, 90 विधानसभा सीटें। इसका मतलब यह है कि किसी को सरकार बनाने के लिए अकेले अगर अपने दम पर सरकार बनाना है तो 45 + 1, लेकिन ये बीजेपी 40 पर थी, कांग्रेस 31 पर थी। जाहिर सी बात है कि इसी कारण से जेजेपी के हाथ में आ गई सत्ता की चाबी, और जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने 40 और 10 50 और भी कुछ इंडिपेंडेंट मिले थे तो सरकार बनाया। बहरहाल, हम ये बात कर रहे हैं कि सीटें कितनी मिली थी, परसेंटेज क्या था। तो बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, वोट परसेंटेज मिले थे 37.64, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत था 13.78, जेजेपी को मिली थी 10 सीटें। पहली बार चुनावी मैदान में थी जेजेपी, आईआरएलडी के जो 2 फाड़ हुए थे उसके बाद, और 10 सीटें मिलने के बाद जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 10.72। अदर्स को 8 सीटें थी, इसमें कई इंडिपेंडेंट्स शामिल थे। आईआरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, उसका खामियाजा। हालांकि आप देखिए, वोटिंग परसेंटेज आईआरएलडी प्लस का था वो 15.77, जबकि जेजेपी का वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन सीटें जेजेपी को 10 मिली थी और आईआरएलडी को 1 मिली थी। तो ये है तस्वीर पिछली बार की, और जो अभी बताया गया आपको कि 68.31 समथिंग ये परसेंटेज था ओवरऑल। अगर हम बात करें 2019 का, थोड़ी देर के बाद हम फिर वापस आएंगे तो आपको 2014 की तस्वीर बताएंगे। फिलहाल इसी आंकड़े पर चर्चा करेंगे अपने साथी सुदेश से। बिल्कुल, वोट शेयर बताया कि वोट शेयर क्या रहा 2019 में। ये मैजिक वॉल के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि 40 का आंकड़ा छू पाई थी बीजेपी, जो कहती 75 पार का नारा दिया था, लेकिन सत्ता की चाबी जेजेपी के पास रह गई थी, और सत्ता की चाबी जेजेपी के पास थी तो उसका इनाम भी जेजेपी को मिला। सत्ता में पूरी भागीदारी दी गई। उप मुख्यमंत्री बनाया गया दुष्यंत चौटाला को। उचाना कला से विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे प्रेमलता को हराकर, जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है। लेकिन इस बार जेजेपी के सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। वही जेजेपी जो 2019 में किंग मेकर की भूमिका में थी, इस बार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और साथ ही साथ इस बार का चुनावी रण और ज्यादा दिलचस्प इस बात से हो जाता है कि मुकाबला ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रहा है। सुदेश, मेरा एक सवाल यहां पर यह होगा आपसे कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज था और सीटों का जो आंकड़ा था, आप देखिए पिछली बार जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जेजेपी के पास थी तकरीबन 11। आईआरएलडी प्लस को 1 सीट पर ही जो है इत्मीनान करना पड़ा था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यानी 15 + 7, मोटा मोटी ये 5% वोट का फर्क था। लेकिन सीटों का आंकड़ा आप देखें, यानी 5% वोट ज्यादा मिलता है आईआरएलडी को, लेकिन सीट सिर्फ 1, और जेजेपी को 5% वोट कम मिलता है आईआरएलडी के मुकाबले, लेकिन सीटें 10। ये सारा जो आंकड़ों का खेल है वो जीत के मार्जिन को लेकर, हार जीत का जो मार्जिन होता है, जो फासला होता है, उसका खेल है विशाल ये पूरा का पूरा। क्योंकि हम देख रहे थे कि जेजेपी जो निकली वो आईएनएलडी से ही निकली थी, आईएनएलडी से निकलकर जेजेपी बनी, यानी जो पार्टी टूटी थी, जो बिखराव हुआ था आईएनएलडी का 2018 में, उसी के अंदर से जेजेपी निकली थी। और ये आंकड़ा बता रहा कि 10 सीटें जीती थी जेजेपी ने, और 10 सीटें जीतने का मतलब था कि आईएनएलडी पूरी तरह से खत्म हो गई। सिर्फ एलनाबाद सीट बची थी जहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए थे। हालांकि बाकी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे और मजबूती के साथ चुनाव तो लड़ा था, लेकिन वोट शेयर की जो आप बात कर रहे हैं वहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन वोट परसेंटेज उनका ज्यादा था। और जेजेपी ने क्योंकि सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था तो उनका वोट परसेंटेज कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं जेजेपी को जो वोट मिला था
वो जो सत्ता विरोधी वोट हो सकता था वो जेजेपी को चला गया। बिल्कुल, उस समय बिल्कुल। 2014 से लेकर 19 के शासन के बीच जो सत्ता विरोधी लहर थी या उसको लेकर जो वोट था वो चला गया जेजेपी को। और जेजेपी के पास आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज कम होते हुए भी जो सीटें हैं वो ज्यादा है। जैसा आपने कहा कि ये मार्जिन जो है वो हार जीत का तय हो रहा था इससे, और आईआरएलडी से टूटकर जेजेपी बनी थी, तो आईआरएलडी से हो सकता है जो निराशा रही हो वो आशा लोगों ने जेजेपी में देखी थी। बिल्कुल देखी थी। और तभी एक युवा चेहरा दुष्यंत चौटाला बहुत युवा चेहरा थे और उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि चौधरी देवीलाल का स्वरूप है वो, उस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि चौधरी देवीलाल की तरह राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। किसानों युवाओं ने बहुत उम्मीदों के साथ उनको वोट दिया था। 10 सीटें जीत कर आई थी जेजेपी, और ये एंटी इनकम्बेंसी थी, जो बीजेपी के खिलाफ वोट जाना था खासकर जाट बाहुल्य इलाकों का, तो वहां पर जीत जो उम्मीदवार इनके चुनकर आए थे 10 के 10, तो वो सीटें बागड़ बेल्ट की है, देशवाल की हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता थे, जो लोगों का रुझान था, उन्होंने ही जेजेपी को वोट दिया और 10 सीटें दिलवाई। अब हुआ ये कि वो सत्ता की चाबी लेकिन मेरा अगला सवाल, सुदेश रोकूंगा, मेरा अगला सवाल, तो क्या इस बार जेजेपी की सीटें और बढ़ेंगी? ये भरोसा लोगों का, वोटर्स का बढ़ा, मजबूत हुआ होगा या स्थिति बदल रही है? मैं उसी पर आना चाहती हूं वैसाल कि उसके बाद हुआ क्या कि आरोप लगा कि जिसके खिलाफ आपने जीत दर्ज की, आप उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ गए। जिनको आप कहते थे कि अमना पार भेज देंगे, आप उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए ताकि सत्ता की मलाई खाई जाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि आप 4.5 साल तक, करीब 4.5 साल तक आप सत्ता में भागीदार रहे। और जब गठबंधन तोड़ दिया गया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद देखिए कैसे बिखराव आया। जनता भी बहुत गुस्सा था। गुस्सा कैसे जाहिर किया लोकसभा चुनाव में, जमानत जब्त हो गई सभी सीटों पर। और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले की पार्टी के सारे विधायक छोड़कर चले गए, सिर्फ 3 विधायक बचे, 7 विधायक पाला बदल गए। नाराजगी ये कि आप स्टैंड नहीं ले पाए। किसान आंदोलन के दौरान महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, उस वक्त आपको स्टैंड लेना चाहिए था, फैसला करना चाहिए था। खुद मानते इसका तो उन्होंने इकरार भी किया कि हमसे उस समय गलती हुई और हमें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या इस इकरार का कोई फायदा अब दिखता है आपको? अभी वो फायदा बहुत देर कर दी। ये खुद उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला मानते हैं कि बहुत देर कर दी। उस वक्त में मुझे स्टैंड लेना चाहिए था,